जो दुनिया के बारे में फालतू की चीज़ों को छोड़ के अपने काम की तरफ ध्यान दे। ब्रेन का वो पार्ट जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, उसमें जब इमोशनल हलचल होती है, वो महान लोग होते हैं जो दुनिया का सच समझ चुके होते हैं कि इस दुनिया में कुछ नहीं है और किसी ना किसी दिन तो हम ख़त्म ही हो जाएंगे। भले ही लंबी ज़िंदगी जिए लेकिन उनकी ज़िंदगी मौत जैसी ही होगी। वो खुद ही अचेत हो गया, बेहोश हो गया, रो रो करके उसका इतना बुरा हाल था कि शायद उसकी ही जिंदगी पे कोई संकट आ जाएगा। आप केवल और केवल अपने बारे में सोच रहे होंगे। दिस वर्ल्ड इज़ वेरी हार्श, क्रूअल and dark in nature, but we have to see the little bit of light in it. उस कंडीशन पे अपने दिमाग को शांत रख के उस लॉजिकल माइंड को एक्टिवेट कर रहे होंगे जो दिखती नहीं, महसूस की जा सकती है। डियर बेटा श्लोक, तो आज हम फिर से फादर सन टॉक्स में एक साथ हैं और फिर कुछ हम ऐसी चर्चाएं और बहस और डिस्कशन करने वाले हैं जो कि शायद आज काम आएगा। और मैं जैसा कि पहले भी अपने साथी को बता चुका हूं कि हम जो भी डिस्कशन यहाँ पर करते हैं वो बस टॉपिक किस पर हम बात करेंगे ऐसा सोचते हैं और कोई हमारे स्क्रिप्टेड नहीं होता। पहले से जो भी मन में बातें होती हैं वो हम करने लग जाते हैं। ऐसे ही आज की बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ बेटा कि मैंने आप में भी ऐसा महसूस किया कि मैंने कई बार ऐसा देखा कि आप बहुत इमोशनल हैं। हम इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि इमोशनल बेहतर होता है व्यक्ति, क्या व्यक्ति को इमोशनल होना चाहिए या फिर उसे लॉजिकल होना चाहिए। तो ये इस तरीके की चर्चा हमारी आगे चलने वाली है। इसी पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने आपको भी कई बार ऐसा देखा कि आप इमोशनल नज़र आए। मुझे मेरी नज़रों में ऐसा लगा कि यार बेटा बहुत भावुक हो रहा है, क्या ये उचित है, क्या इसे भावुक होना चाहिए और या फिर इसे लॉजिकल की ओर जो होना चाहिए। कई बार मैंने ऐसा देखा कि आप फिर मुझे लॉजिकल भी नज़र आए। तो अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके के नज़र आए। तो आप बेहतर बता पाएंगे, क्या आप अपने आप को इमोशनल कहते हैं या लॉजिकल कहते हैं? वेल डैड, मैं दोनों में से किसी भी पर्सनैलिटी की तरफ लीनियंस तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरा मानना है कि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक बात कि लॉजिकल और इमोशनल रीजनिंग पर्सनैलिटीज़ में जो डिफरेंसेस होते हैं उसके साथ साथ उनके जो एडवांटेजेस होते हैं। देखो, अब आप मान लो कि एक व्यक्ति बहुत ही लॉजिकल है, ठीक है, तो वो व्यक्ति किसी व्यक्ति उसको मुश्किल मिल गई। वैसे लॉजिकल है क्या? ये लॉजिकल का मतलब क्या, कैसा व्यक्ति होगा वो? लॉजिकल का मतलब है जो दुनिया के बारे में फालतू की चीज़ों को छोड़ के अपने काम की तरफ ध्यान दे। मतलब उसके पास कोई मुसीबत आए तो उसे सॉल्व करने के ऊपर ध्यान दे, फालतू की चीज़ों की वजह। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो लॉजिकल व्यक्ति है वो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे हम कहेंगे कि वो दिमाग से सोचता है, वो तर्क से सोचता है, उस व्यक्ति को हम लॉजिकल कह रहे होंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। क्या आप सहमत हैं? वेल सर्टेनली एक व्यक्ति जो दिमाग से सोचता है, अपने आसपास की चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से देखता है नॉर्मल लोगों के मुकाबले, उसे हम डेफिनेटली लॉजिकल कह सकते हैं। यहीं पर मैं ये कहूँगा कि इमोशनल व्यक्ति जिसके लिए हम कहेंगे कि वो इमोशंस के वशीभूत हो जाता है या इमोशंस के कंट्रोल में होता है, या फिर वो दिल से सोचता है, या फिर वो इमोशंस को जल्दी सकम हो जाता है। हाँ, इमोशंस उस पर जल्दी हावी हो जाते हैं, उसे ओवरवेलम जल्दी कर देते हैं। ये इस तरीके से भी होता है कि जैसे हम जो ब्रेन की बात करते हैं, हालांकि हम कहते हैं कि इमोशनल व्यक्ति दिल से सोचता है, तो कहने का तो मतलब ऐसा है जो ब्रेन है, ब्रेन के ही अंदर से दोनों चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। ब्रेन का एक पार्ट हमारा ऐसा है जो इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ब्रेन का ही एक पार्ट ऐसा है जो लॉजिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो समझने में ईजी होने के लिए हम कह देते हैं दिल से, क्योंकि ब्रेन का वो पार्ट जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, उसमें जब इमोशनल हलचल होती है तो उसका इम्पैक्ट और सिम्टम्स
आपके दिल के अंदर, हार्ट में, हार्ट बीट्स, हार्ट का तेज चलना, धीरे चलना के रूप में निकल करके आते हैं लक्षण। इसलिए उसको कह दिया जाता है कि दिल से सोचना। हालांकि वो भी आप दिमाग के ही एक पार्ट से, ब्रेन के ही एक पार्ट से सोच रहे होते हैं, लेकिन इमोशनल होने की वजह से आपके दिल में उसके सिम्टम्स आ रहे होते हैं, हार्ट में। जबकि जब आप लॉजिक्स की बात करते हैं तो आप बेहतर लॉजिकल तभी हो पाते हैं जब आप बिल्कुल कूल होते हैं, यानी कि आप हार्ट में कोई हलचल नहीं होने दे रहे होते हैं, कूल माइंड से काम कर रहे होते हैं, तो वो लॉजिकल वाली बात होती है। तो मैं यहीं पे ये बताना चाहूँगा कि इमोशनल व्यक्ति और लॉजिकल व्यक्ति, इनका एक इस प्रकार का हम कहेंगे कि डिफरेंस है। वो तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ बात को सोच रहा है, दिमाग जो हम कह रहे हैं कि वो दिमाग से सोच रहा है। और दूसरा, जैसा कि अभी मैंने बताया, तो इमोशनल व्यक्ति वो दिल से सोच रहा है, अपने कामों पर उसका इम्पैक्ट दिल का आ रहा है, लॉजिक वाले का दिमाग का आ रहा है। अब मैं आपकी तरफ। अब डैड मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, EQ और IQ तो पता ही होगा आपको। हाँ। EQ इमोशंस के लिए यूज़ किया जाता है और IQ इंटेलिजेंस के लिए। अब ये IQ लॉजिक के लिए स्टैंड करता है कि आप कितना लॉजिकली सोच सकते हो, और जो EQ है वो स्टैंड करता है कि आप कितना इमोशनली होते हो। मेरा मानना है कि जो EQ और IQ है उन्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए एक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल हो तो वो ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग ही में ही रहेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा अगर उसकी लॉजिक बहुत ज़्यादा पहुंच जाए और वो अपने बारे में सोचे तो वो रोबोट की तरह वर्क करने लग जाएगा। लेकिन उसके ऊपर जो पॉइंट आता है वो तो आप समझ ही गए होंगे, वो तो वो महान लोग होते हैं जो दुनिया का सच समझ चुके होते हैं कि इस दुनिया में कुछ नहीं है और किसी ना किसी दिन तो हम ख़त्म ही हो जाएंगे। तो इतना सब करने से अच्छा बस आराम किया जाए और दुनिया का पूरा मज़ा लिया जाए, आनंद उठाया जाए। तो EQ और IQ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि और अगर कोई ज़्यादा ही EQ में खो जाए तो वो जल्दी ही एंग्री हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, दुखी हो जाएगा और डिप्रेस्ड हो जाएगा, जिसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। EQ वाले लोगों का, जिनका EQ ही बहुत हाई होता है, IQ कम होता है, उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे लोग जिनका IQ बहुत हाई होता है लेकिन EQ बहुत कम होता है, उनकी लोनलीनेस, दुख, निराशा और लाइफ में जो आनंद उन्होंने लिया होता है वो बहुत कम हो जाता है। और एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब इवन जिनका ज़्यादा IQ है और EQ बहुत कम है, वो भले ही लंबी ज़िंदगी जिए लेकिन उनकी ज़िंदगी मौत जैसी ही होगी। बस एक ही चीज़ को लगातार कई 40-50 साल से करे आ रहे हैं, बस अपने ही काम पर फोकस कर रहे हैं, अपनी ही ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं और अपने ही बारे में सोच रहे हैं। सिंपल सी बात है, ऐसी लाइफ का फ़ायदा क्या। मैं यहाँ पे इतना सा इंटरप्ट करूँगा अपने साथियों को जो हमारी चर्चा को सुन रहे हैं, उन्हें बताने के लिए कि जब भी आप IQ की बात कर रहे हैं, वो इंटेलिजेंस कोशिएंट की बात कर रहे हैं, और जब आप EQ की बात कर रहे हैं तो इमोशनल कोशिएंट की बात कर रहे हैं। तो जो IQ जब आप कहते हैं तो हम लोगों को ये समझना है कि आप लॉजिकल व्यक्ति की बात कर रहे हैं, और जब आप EQ की बात कर रहे हैं तो हमें समझना है कि हम इमोशनल व्यक्ति की बात कर रहे हैं। प्लीज़ तो जो जिस व्यक्ति का IQ बहुत ज़्यादा होता है, मैंने बताया आपको जैसे कि उनके सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कि उनकी लाइफ में डेथ जैसा ही हो जाएगा, और वो अपनी ज़िंदगी का हर एक सेकंड डेथ की तरह ही जी रहे होंगे, बिना किसी गोल के, बिना किसी पर्पस के लिए। बस जो उनका प्री डिफाइंड पर्पस है स्ट्राइव फॉरवर्ड करने का, वही उनके माइंड में होगा और वो लगातार चलते जाएंगे। अब इससे मैं कुछ नॉवेल्स पढ़ता हूँ जिनमें इमॉर्टल कल्टिवेशन और ऐसी चीज़ें होती हैं। ऑल्दो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंटाइसिंग लगती हैं, लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो इतना अच्छा नहीं है। जो इमॉर्टल वर्ल्ड है कल्टिवेशन का, वो पूरा का पूरा ऐसी बेसिस पे है कि आप स्ट्राइव फॉरवर्ड कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ स्पैन बढ़े। लेकिन इवन जिनकी बहुत ही ज़्यादा टैलेंट होता है वो भी एक सर्टेन रेल्म के बाद धीमे धीमे बढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, वही लाइफ में भी है।
ऐसी चीज़ें जो इंटाइसिंग लगती है मॉर्टेलिटी की तरह, उसे अचीव करते रह जाओगे आप, और पूरी ज़िंदगी आपकी, इवन जब आपका टैलेंट पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका होगा और आप अपनी लिमिट तक पहुंचोगे, तब तक आपकी जो लाइफ स्पैन बचेगी वो उतनी ही होगी जितनी आपकी मॉर्टेलिटी में थी, मतलब मॉर्टल रेल्म में थी। और फिर आप उतने ही मज़े लोगे जब आप मॉर्टल बन के रह रहे थे, बस ज़्यादा पावर के साथ, और कुछ है ही नहीं इस कंसेप्ट में। तो मेरे हिसाब से जो ये इमॉर्टल कल्टिवेशन का वर्ल्ड है, इसमें पावर के अलावा इमॉर्टैलिटी बस एक जोक की तरह है। क्योंकि जब आपको इमॉर्टैलिटी को रीच करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहे हैं और आपकी लाइफ स्पैन मिलियंस से थोड़ी सी ही ज़्यादा है, जितनी एक मॉर्टल की होती है उतनी ही बच गई है, तो फ़ायदा क्या है ना? सिंपल सी बात है, आप उतने समय में उतना ही मज़ा ले सकते हो जितना एक मॉर्टल ले सकता है। आप मज़ा अलग तरीके से ले सकते हो, लेकिन वो तरीका क्या पता एक मॉर्टल के मज़े लेने के तरीके से अलग हो। एक कुत्ते को आप बस बाहर वॉक कराने ले जाओ, उसे उतना मज़ा आ जाएगा जितना आपने किसी और इंसान को लेते हुए नहीं देखा होगा। सिंपल सी बात है, उनके थॉट्स बहुत सिंपल होते हैं। वैसे ही इमॉर्टल्स और मॉर्टल्स में डिफरेंस होता है। तो अब आप इसे रियल वर्ल्ड में ले लो। एक व्यक्ति जिसका EQ बहुत हाई है, फ़ायदा क्या है कि वो कितना भी पावर की तरफ स्ट्राइव करे, एंड में जो उसके पास थोड़ा सा बचा कुचा समय होगा आनंद लेने का, मज़े उठाने का और अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ लेने का, वो उतना ही होगा जितना एक व्यक्ति का होगा जो अपनी ज़िंदगी की स्टार्टिंग में खूब मज़े करता है और बहुत करता है, लेकिन उसके बाद वो धीमे धीमे करके डिक्लाइन हो जाता है, इकोनॉमिकली, सोशली, लेकिन मज़ा लेना सीख गया होता है, जिसके कारण धीमे धीमे अपने फिर भी मज़े कर रहा होता है ज़िंदगी के लास्ट तक। अब आप बताओ इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? एक व्यक्ति है जो बाद में वही मज़े ले रहा है जो दूसरा व्यक्ति पहले ले रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ही मेथड्स गलत है। मेरे हिसाब से इन दोनों के बीच में बैलेंस आना चाहिए। ज़िंदगी के स्टार्टिंग में भी स्ट्राइव होना चाहिए, लेकिन मिडिल में आराम, आनंद और ऐसी अलग अलग फीलिंग्स आनी चाहिए जो पॉजिटिविटी को इग्नाइट करे ह्यूमन हार्ट में, जो उन्हें ग्रेटर थॉट प्रोसेस की तरफ ले जाए, उनके माइंडसेट को और प्रोफाउंड बनाए और उनकी आई साइट, मतलब बेसिकली उनकी स्पिरिचुअल परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड ज़्यादा बेटर हो और वो लोगों को एक अलग लाइट में देख पाए। जो EQ और IQ है वो बस कुछ भी बकवास नहीं है। जो इमोशनल व्यक्ति होता है वो वर्ल्ड को अलग तरीके से देख पाता है, वो लोगों की मिजरी और प्लाइट को फील कर पाता है। वहीं जो EQ की वजह IQ का व्यक्ति होता है, वो ये सोच पाता है कि कैसे उसे स्ट्राइव करना है, कैसे उसे EQ के लोगों को सरपास करना है और जो दूसरे IQ का यूज़ करने वाले लोग हैं उन्हें भी सरपास करना है। तो डिफरेंस बेसिकली यही है, एसेंशियली दोनों सेम है। आपको सामने एक कंडीशन आती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अधिक इमोशनल है, उसे अपनी एक्टिव लाइफ में, यानी कि जब वो पूरा एडल्ट हो गया है, वयस्क हो गया है और किसी ऐसी जगह पे ऐसा दायित्व मिलता है कि बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बड़े डिसीजंस लेने हैं, जिन डिसीजंस का इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पर पड़ेगा, बड़ी जगहों पर, बड़े लोगों पर पड़ेगा, एक बड़े कम्युनिटी पर पड़ेगा, तो वो जब इमोशनल व्यक्ति उन डिसीजंस को ले रहा होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उन जगहों पर? वेल सिंपल सी बात है, जिस व्यक्ति का EQ बहुत होगा वो लोगों की प्लाइट को ज़्यादा अच्छे से देख पाएगा, लेकिन उतना ही आसान होगा वो IQ के यूज़ करने वाले लोगों के लिए मैनिपुलेट करना। उसे आराम से लोग मैनिपुलेट कर पाएंगे और उसे एक अलग तरीके का परसेप्शन दे पाएंगे जिससे वो अपनी असली नज़रों से देख नहीं पाएगा दुनिया को, बल्कि उनकी दी गई नज़रों से, जो उनकी खुद की नज़र भी नहीं है, उससे देखेगा। तो और दुनिया को ऐसा समझेगा जैसा वो लोग उसे समझाना चाहें। तो अल्टीमेटली अगर आप EQ के रास्ते जाओ या IQ के,
दोनों ही एक डेड एंड पे पहुंचेंगे। लेकिन जब आप इन दोनों रास्तों को कंबाइन कर दो तो इनके डेड एंड गायब हो जाएंगे और आपको एक एटर्नल पाथ मिलेगा जिस पे आप अपना चल पाओगे अनंत काल तक, जब तक आपकी मृत्यु ना आ जाए। और बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि EQ और IQ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का खूब IQ है तो उसका EQ भी अच्छा होना चाहिए ताकि वो लोगों को समझ पाए और कोई बुरे डिसीजंस ना ले। हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका IQ बहुत था लेकिन उनका EQ कम होने के कारण उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिन्होंने पूरी हिस्ट्री की सिचुएशन को चेंज कर दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग नहीं समझ पाते हैं लेकिन बहुत आसान होता है उन्हें समझना। जब आप EQ और IQ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हो तब उनका परसेप्शन एक लीप लेता है और उनकी जो स्पिरिचुअलिटी होती है, स्पिरिचुअल परसेप्शन एज वेल एज लॉजिकल परसेप्शन आपस में कंबाइन होके एक नया रैम खोलता है उनके लिए, एक नई दुनिया सामने लाता है उनके, जिसमें वो समझ पाते हैं कि क्या बुरा है डायरेक्टली और क्या अच्छा है। well, एक्चुअली कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता। आप ऐसा समझ लो कि अगर बुरा ब्लैक है और अच्छा ग्रे है तो ये पूरी दुनिया, अगर बुरा ब्लैक है और अच्छा वाइट है तो ये पूरी दुनिया ग्रे है क्योंकि इन दोनों के बीच का है ये। हर कोई व्यक्ति किसी चीज़ में अच्छा होता है और किसी चीज़ में बुरा होता है। वैसे ही उसकी पर्सनालिटी किसी चीज़ के लिए अच्छी होती है, किसी चीज़ के लिए बुरी होती है। लोग कुछ लोगों को प्रेफर करते हैं और कुछ लोगों को नहीं करते हैं। प्रेफरेंस डिपेंड्स जस्ट लाइक EQ एंड IQ। मैं जब सिचुएशंस होते हैं तब EQ को ज़्यादा लीनियंट होता हूँ, वहीं जब मेरे को ज़रूरत पड़ती है तब IQ पे फोकस करता हूँ। बेसिकली सिचुएशंस पर भी डिपेंड करता है बहुत। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही इमोशनल स्थिति से गुज़र रहा है, मान लिया उसका बहुत बुरा चल रहा है, अभी उसका कोई बिजनेस है वो बुरा चल रहा है, डाउन हो रहा है, या फिर उसके फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, उसकी लाइफ बहुत ख़राब चल रही है, बहुत ही बोरिंग सी है, कुछ भी नहीं है उसमें और वो बहुत ही स्ट्रेस्ड फील कर रहा है, तब आप उसके सामने कोई ऐसी चीज़ रख दो जो उसे हल्का सा भी और नाराज़ कर दे और इमोशनल कर दे, तब वो एक फ्यूज़ बन जाता है जो उसकी लाइफ को चेंज कर देता है और उसकी EQ को इरप्ट करता है, जो उसे EQ पे ज़्यादा स्टॉन्च सपोर्टर बना देता है EQ का, और उसका IQ ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो पाता। इसीलिए मेरा मानना है कि हमें ये भी देखना पड़ता है कि लोग किस सिचुएशन में हैं, वरना वो EQ या फिर IQ की ही तरफ बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाएंगे जो सोसाइटी की हार्मनी के लिए सही नहीं है। सोसाइटी की हार्मनी के लिए किसी भी पावर का मेजॉरिटी में होना बुरा है। सोसाइटल हार्मनी कैन ओनली बी फॉर्म्ड व्हेन ऑल पावर्स आर इन बैलेंस, इक्वल बैलेंस, सो दैट दे कैन रिस्ट्रेन ईच अदर। हमें सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में और ह्यूमैनिटी के बारे में देखना है बस। ह्यूमैनिटी को ऐसे ह्यूमंस चाहिए जो ये भी देखें कि दूसरे क्या सफ़र कर रहे हैं, किससे गुज़र रहे हैं, और उसके साथ साथ ये भी देखें कि उन्हें के साथ कैसे डील करना है डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन। इट्स नॉट अबाउट ओनली योर इंटरेस्ट, इट्स अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल बीइंग्स। तो जैसे आपने सिचुएशन की बात की, तो कई बार हमने इस तरीके का देखा कि किसी के घर में कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो उस मिसहैपनिंग के समय उसी परिवार के भीतर अलग अलग तरह के लोग हमने देखे कि कोई व्यक्ति तो ऐसा था उनके घर में कि उस मिसहैपनिंग के दौरान वो खुद ही अचेत हो गया, बेहोश हो गया, रो रो करके उसका इतना बुरा हाल था कि शायद उसकी ही ज़िंदगी पे कोई संकट आ जाएगा। अब एक तो उनके घर से कोई ऐसी मिसहैपनिंग हुई है जो स्वर्गवासी हो गया, अब लग रहा है उसके पीछे जो साथी है वो रो रो के इतना बुरा हो जाएगा, इतना बुरा हो जाएगा कि कहीं इसी के जीवन पे कोई संकट ना आ जाए। और वहीं पर परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति भी उस समय दिखाई देता है
कि जो इतनी ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद पूरे परिवार को संभाल के रख रहा है, वो उन सब के अंदर हिम्मत जगा रहा है और सारे कामों को कर रहा है कि जैसे अब ये भूखे रह गए हैं तो ये खाना भी खा लें, वो ये भी समझ रहा है, घर में जो मिलने जुलने वाले आ रहे हैं उनके साथ भी बैठ रहा है, जो भी ऐसे ज़रूरी काम है जो उनके जीवन को, अब जो चला गया वो चला गया, अब जो बचे हैं उनके जीवन को सही चलाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ गतिविधियां होनी चाहिए वो व्यक्ति उन सबको संभाल रहा है। तो यहाँ पर यह पाया जा रहा है कि जो ऐसा है जो खुद ही बिल्कुल अचेत हो गया है, और अगर उनके परिवार के सारे ही सदस्य ऐसे होते कि एक के चले जाने के बाद सारे बिल्कुल बेहोश हो जाते और ऐसी स्थिति हो जाती, रो रो के इतना बुरा हाल हो जाता है कि वो सारे के जीवन पर संकट आ जाता, तो शायद वो पूरा परिवार ही संकट में हो जाता बेटा। तो ये जो पक्ष था ये अधिक इमोशनल की ओर था, वो जो लोग थे बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, और ऐसी स्थिति में वो खुद को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, वो किसी और को क्या संभालेंगे, खुद का ही जीवन संकट में है। और एक व्यक्ति उन्हीं के वहाँ, उनकी किस्मत थी अच्छी कि वो लकीली एक ऐसा व्यक्ति भी परिवार में था जिसका हम समझ सकते हैं कि या तो ये मान सकते हैं कि उसका लॉजिकल बहुत स्ट्रांग था, IQ, या फिर हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि EQ और IQ का बैलेंस था। वो व्यक्ति इमोशनल और लॉजिकल का एक बैलेंस था, एक कॉम्बिनेशन था, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ताकि वो इमोशनल तो हो रहा था लेकिन वो उसको सिम्टोमेटिक रूप में इतना बाहर नहीं आने दे रहा था, और अपना लॉजिकल पोर्शन से वो कूल होकर सोचने की कोशिश कर रहा था, समझने की, और स्थिति को संभाल पा रहा था। वो एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा ऐसा, क्योंकि ये कंडीशन मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति ने महसूस करी होगी, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो ये तो दुनिया की रीत है और ज़िंदगी की रीत है कि आए हैं तो जाना भी है, जाना है। तो हर एक शख्स ये चीज़ महसूस करता है अपने आस पड़ोस में या अपने परिवार में, सगे संबंधियों में, कि कोई चला गया है और अब उस परिवार में किस तरीके का वातावरण कुछ दिन के लिए हो गया है। तो उस स्थिति में वो ये दोनों ही चीज़ भांप सकता है जो एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ पर, कि उस परिवार का कोई शख्स इमोशनल था बहुत, और कोई ऐसा था कि लॉजिकल था, या इमोशनल और लॉजिकल का कॉम्बिनेशन था। और हाँ, जैसा आपने कहा, वो बेस्ट कंडीशन है कि अगर हमने लाइफ में खुशियाँ भी लेनी है, खुशियाँ भी महसूस करनी है और परफेक्ट डिसीजंस लेने हैं, तो हमें लॉजिकल माइंड का और इमोशनल पर्सनैलिटी का, दोनों का एक संतुलन बिठाना होगा, एक कॉम्बिनेशन लेना होगा। अगर हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं तो ऐसा होगा कि कहीं पर भी अगर निर्णय लेने की स्थिति आएगी तो हम पर बहुत बड़ा प्रभाव सामने वालों का होगा, और वो आपको मैनिपुलेट कर सक रहे होंगे क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं। और आप अगर बहुत लॉजिकल हैं तो आपके अंदर ह्यूमैनिटी जैसी चीज ही नहीं होगी। आप केवल नफा नुकसान की बात कर रहे होंगे, सिर्फ अपने फायदे को देख रहे हैं। हाँ, आप अगर कतई लॉजिकल हो जाएंगे तो किसी और के फायदे, नफा नुकसान से आपको कोई मतलब नहीं होगा। आप एक्सट्रीम स्वार्थी हो जाएंगे, आप केवल और केवल अपने बारे में सोच रहे होंगे, अपना ये कंडीशन है तो मेरा क्या फायदा है और मेरा क्या नुकसान है। तो इसलिए उस लॉजिकल होने के साथ साथ आपको थोड़ा सा तड़का इमोशनल का भी चाहिए, क्योंकि अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारी दुनिया के, हमारी ज़िंदगी के सारे डिसीजंस ह्यूमन से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर जो ह्यूमन वैल्यूज़ है उनको हमें कंसीडर करना होगा while we are taking any decision, while we are making any decision। उसके बिना ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। तो आप जब भी डिसीजन ले रहे हैं, और अगर आप, जैसा मैंने कहा कि किसी बड़ी जगह पर है, बड़ी जिम्मेदारी पे हैं, तो उस वक्त जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आपको जिम्मेदारी ऐसी मिली होती है क्योंकि सोशल वेलफेयर या सोशल डेवलपमेंट का कोई काम कर रहे होते हैं आप। तो सामने वाले की, अगर आप लॉजिकल होने के साथ इमोशनल भी होंगे तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि जो सामने वाला है उसे एम्पैथेटिकली उसकी कंडीशन को महसूस कर पा रहे होंगे। नॉट ओनली सिंपैथेटिकली, एम्पैथेटिकली, दैट इज वन स्टेप
फॉरवर्ड कंडीशन। एम्पैथेटिकली मतलब आप अपने आप को स्वयं उसकी जगह पर रख करके सोच पा रहे होंगे कि इसकी स्थिति क्या होगी, और उससे सिर्फ सिंपैथी नहीं, एम्पैथी भी दे एम्पैथी दे रहे होंगे। तो वो चीज़ को महसूस कर पाना कि वाकई इसको क्या दिक्कत है, ये इस समय क्या महसूस कर रहा है, इसको क्या ज़रूरत है। फिर उसके साथ, क्योंकि आप लॉजिकली भी साउंड हैं, तो आप क्या कर रहे होंगे, उस कंडीशन पे अपने दिमाग को शांत रख के उस लॉजिकल माइंड को एक्टिवेट कर रहे होंगे और वहाँ से विचार ला करके एक डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे कि या अब जो ये सिचुएशन है इस व्यक्ति के भले के लिए और सोसाइटी के अन्य लोगों का नुकसान ना हो, इसके साथ मैं क्या बेस्ट डिसीजन ले सकता हूँ। तो तब आप उस दोनों कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे होंगे कि लॉजिकल और इमोशनल का। तो ये सबसे बेहतर कंडीशन है कि लोग ऐसा सोच सकते हैं कि यार मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ, फिर एक सेंटेंस आता है पीछे से कि ये बात बड़ी जल्दी दिल से लगा लेता है। अब यार जो इमोशनल होगा तो जल्दी से दिल से लगा लेगा ना, और जब दिल से लगा लेगा तो क्या होगा, वो अपना बहुत नुकसान कर बैठेगा। और बात यहीं पर नहीं रुकेगी। अगर वो किसी ऐसी जगह पर बैठा है जहां पर उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है, उसका ज्यूरिसडिक्शन बहुत बड़ा है, उसका क्षेत्राधिकार बहुत बड़ा है, तो उसके बहुत इमोशनल होने पर जो उस पर इम्पैक्ट आएगा उसके बाद उसके डिसीजंस पर आएगा। तो वो केवल अपने को प्रभावित नहीं कर रहा होगा, जितना बड़ा उसका क्षेत्राधिकार होगा उस सबको प्रभावित कर दे रहा होगा उसका डिसीजन अकेले का। अधिक इमोशनल होने से उसने बात दिल पे लगा ली। अब दिल पे लगा ली तो वो क्या होगा, अब अपने डिसीजन में प्रीजुडिस लेकर के बैठा होगा, एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा और उसका हर निर्णय उससे ग्रस्त होगा, जो जिस और उसका झुकाव चला गया इमोशनल होकर के। देखो, इमोशनल होने का मतलब यही नहीं है कि आप केवल डिप्रेशन में जाओगे, आप बहुत जल्दी किसी से क्रोधित हो जाओगे। अब बहुत जल्दी जब क्रोधित हो जाओगे तो आप क्या करोगे, अब आप सारे काम उसके लिए नेगेटिव करोगे। तो ऐसी की तैसी फेर के रख दूंगा तेरी बेटा। जब आपको गुस्सा आ जाएगा किसी पे तो आप ये सोचोगे अब तो तेरी ऐसी की तैसी फेर दूंगा, अब देख तू मेरी ताकत, मुंह ना फोड़ दिया तेरा तो मैंने, अब मैं ऐसी चीजें करूंगा कि तेरा कोई काम नहीं बन पाएगा। और हो सकता था वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर आप बिना क्रोधित हुए काम पीसफुल माइंड के साथ अगर सोचते तो उस एक घटना को हटा करके वो आपके लिए बहुत उपयोगी था, समाज के लिए बहुत उपयोगी था। लेकिन आप इमोशनल थे, आप ऐसे क्रोधित हो गए कि आपने वो बात जिंदगी भर के लिए दिल से लगा ली। अब बेटा केवल आप नहीं, आपसे जुड़े सारे लोग खत्म, सबका नुकसान हुआ ना। आपने दिल से लगा ली, किसी ने ऐसा दिखा दिया कि भाई मैं तो तुझ पे जान छिड़क सकता हूं, मैं तो बहुत ही बेहतरीन आदमी हूं, मुझसे जो मांगो वो दे दूंगा। तो उसने ये ऐसा एक्ट किया, वो ऐसा था नहीं, और आप मैनिपुलेट हो गए क्योंकि आपको उसने जो कहा, क्योंकि इमोशनल व्यक्ति को मैनिपुलेट करना जल्दी आसान है। तो अब क्या हुआ कि वो उपयोगी तो था नहीं, वाकई में तो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी नहीं, और ना ही उसकी यूटिलिटी थी, ना ही उसकी यूटिलिटी थी, और आपने उसको इस रूप में अपने साथ रख लिया, आपका डिसीजन हुआ, और उससे आपके लिए तो वो खराब हुआ ही, और जितना बड़ा आपका जुरिस्डिक्शन था, जितना क्षेत्राधिकार था, उससे प्रभावित वो सारे लोग हो गए। तो इमोशनल होना और या बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होंगे तो फिर आप केवल अपना नफा नुकसान देखेंगे, और उसके साथ ही आप अपनी ज़िंदगी में होने वाली खुशी वाली फीलिंग को भी फील कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सेंटिमेंट्स, इमोशनल उस स्थिति में नील हो जा रहे होंगे। और अगर आपको सिर्फ गोल्स अचीव करके ही खुशी मिलेगी बस, और वो खुशी भी आप जितना ज़्यादा लॉजिकल होंगे उतना वो खुशी कम होगी। अगर आप एक्सट्रीम लॉजिकल हैं तो शायद शून्य होगी। तो आपको तो दोनों का तड़का चाहिए,
ताकि ज़िंदगी में आनंद भी ले सकें। यार हम ह्यूमन बीइंग हैं। आपने कहा कि कुत्ता तक आनंद ले रहा है क्योंकि उसकी थॉट प्रोसेस डिफरेंट है और वो ज़्यादा आनंद ले रहा है। तो आदमी को देखो फील बहुत ज़रूरी है। खा पी कितना लेंगे भाई हम, इतना सा पेट है, कितना खा पी लेंगे, लेकिन फील हम असीमित कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा फील करना, खुशी फील करना, शांति फील करना, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो जितना भी ह्यूमन रेस का डेवलपमेंट है ना, वो बहुत खाने पीने के लिए नहीं है, वो इस फील के लिए है, जो खुशी है, जो दिखती नहीं महसूस की जा सकती है। ह्यूमन डेवलपमेंट उस चीज़ के लिए है, उसको डिनोट करता है, ना कि इसके लिए कि हम कितना खा सकते हैं और हम बहुत संपन्न हैं। नहीं, संपन्न हम तब हैं जब हम प्लेजर की, खुशी की एक्सट्रीमिटीज़ की ओर जा रहे हैं, वो प्राप्त करने के तरीके खोज रहे हैं, वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो मैं तो यही कहूँगा कि लॉजिकल और इमोशनल का एक कॉम्बो पैक होना चाहिए, तब हम बहुत बेहतर व्यक्ति हो सकते हैं और उपयोगी हो सकते हैं स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। क्या कहते हैं? मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। आपने बहुत सही कहा और मैं भी यही बोलना चाहता हूँ, जो EQ होता है और IQ होता है उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर कोई एक ज़्यादा है तो दूसरा भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक के ज़्यादा तरफ लीनियंट होने से व्यक्ति अपनी काफ़ी सारी चीज़ें खो देता है। आप ये कह सकते हो कि ये दुनिया अनफेयर है हर किसी के लिए, और यही इसे फेयर बनाता है। इट इज़ अनफेयर फॉर एवरीवन, दैट इज़ वाई दिस वर्ल्ड इज़ सो फेयर। किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है और किसी के पास कुछ होता है, लेकिन जिसके पास कुछ होता है उसके पास कुछ ऐसा नहीं होता है जो जिसके पास वो नहीं होता है उसके पास होता है। बेसिकली इस दुनिया में कंप्लीट फेयरनेस नहीं है, लेकिन नेचर ने अपना ही एक तरीका डेवलप कर लिया है जिससे वो एक प्रकार की फेयरनेस सबको प्रोवाइड कर सकता है, किसी ना किसी प्रकार के एडवांटेजेस को देकर लोगों को डेवलप करता है। दिस वर्ल्ड इज़ वेरी हार्श, cruel and dark in nature, but we have to see the little bit of light in it, and the short moments of happiness that we can have, we should have it to the fullest. हमारी दुनिया बहुत ही खतरनाक ग्रूसम प्लेस है, जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग ज़्यादा सोच भी नहीं सकते। EQ और IQ दोनों होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि तभी हम दुनिया का पूरा आनंद ले पाएंगे, उसे समझ पाएंगे, उसके साथ साथ लंबा जी पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे ह्यूमन लिमिट्स तक। बेटा बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने, मैं समझता हूँ कि एक ऐसी चर्चा की, आपने अपने विचार रखे, मैंने अपने विचार रखे, और हम जान पाए, समझ पाए और लोगों से शेयर कर पाए अपने साथियों से कि लॉजिकल और इमोशनल क्या, कैसे, क्यों। ये चर्चाएं यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा कि आप जुड़े रहिएगा, ये सन और फादर की टॉक्स और ये चर्चाएं अभी चलती रहेंगी, आपके सामने आती रहेंगी। जुड़े रहिएगा, साथ बने रहिएगा। अपने बेटे का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो मेरे साथ इस प्रकार की चर्चाएं करता है और आप सभी को हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे।